नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की सीरीज को आगे लेते हुए चल रहे हैं। अभी तक करीब करीब 8-9 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। और आज से हम लोग दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 12 से हम लोग 35 तक जो बात करेंगे, पूरा एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पर दोस्तों कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। ये लेक्चर बहुत बड़ा भी है, लेकिन यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल डिटेल लेवल में एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमें दिया गया है, मतलब हमारे अधिकार कह सकते हैं हम लोग। जो हमारे अधिकारों की बात की गई कई संविधानों में, तो वो मौलिक अधिकार के रूप में की गई है। जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं, हमारे किसी भी भावनाओं को आहत होती है या किसी भी प्रकार का शोषण होता है, तो हम लोग उससे रिलेटेड हम लोग कानूनी जो अधिकार दिए गए हैं उसके थ्रू हम लोग उससे न्याय ले सकते हैं या उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार क्या कहता है? मौलिक अधिकार कहता है कि जो संविधान के भाग 3 में, कौन से संविधान के भाग 3 में, अभी तक हम लोगों ने भाग 1 और 2 के बारे में पढ़ा। 1 में हम लोगों ने जो राज्य की सीमाओं क्षेत्रों के रिलेटेड पढ़ा है, संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में हम लोगों ने सिटीजनशिप, जो नागरिकता के बारे में डिटेल में पढ़ा है। और आज आए भाग 3, क्योंकि हम लोग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो मौलिक अधिकार 1 से कितने हो गए, 11 तक हो चुके हैं, जो 12 से 35 तक चलेंगे। 35 के बाद जैसे नीति निर्देशक तो आएंगे, हम लोग उसमें चले जाएंगे। धीरे धीरे एक एक सारी चीजें पूरे डिटेल लेवल में लेते हुए चलेंगे और लक्ष्मीकांत को ही फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। न लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे तो अपन लोगों के सारे डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। सीरीज बहुत लंबी होने का कारण होगा दोस्तों, आपको पता है ये बुक बहुत लेंथी है, करीब करीब 100 से 150 वीडियोस बनने की संभावना पूरी है। तो आप लोगों का यही काम है, पेशेंस बनाए रखें और लगातार चीजें पढ़ते रहें। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो वो किस में किया गया है? भाग 3 में। ये तो हो गया छोटा सा वन लाइनर फैक्ट। फिर कहां से कहां तक, मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 से, आर्टिकल जो 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, किस प्रकार के हैं, उनको डिटेल लेवल में एक्सप्लेन किया गया है संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें। ठीक है ना। ये तो बात हो गई, जनरल चीजें हैं दोस्तों कि भाई मौलिक अधिकार की बात आती है तो कौन कौन से या कहां से कहां तक है, किस भाग में होते हैं, ये कभी वन लाइनर एग्जाम में पूछ लेते हैं। लेकिन आप लोग इसमें पूरा डिटेल लेवल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइनें लिखी हुई है, ये तो यार समय बचाने के लिए लिख ली गई है जो जरूरी थी। इसको एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो ये क्या कह रहा है आगे, आगे क्या कह रहा है? ये तो बात हो गई भाई संविधान में कहां पर इसका प्रावधान किया गया या कहां से या किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, जो अमेरिकी संविधान से प्रभावित, ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, वो जो ये आपको पता ही है जिस प्रकार प्रस्तावना भी वही लेकर आए थे। लेकिन अगर इनके जो मौलिक अधिकार के सोर्स की बात करें कि भाई आप लोगों को पता है जो भारत का संविधान, जो कि भीमराव अंबेडकर ने बताया था कि जो भारत का संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद बना है। मतलब ये कह सकते हैं विभिन्न देशों से कुछ न कुछ सोर्स उठाकर भारतीय संविधान के निर्माण में उसका सहयोग लिया गया है। तो ये कहना चाहता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए या किसका सोर्स, किसके सोर्स का भाग है, तो वो है अमेरिका, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अक्सर सीधा पूछ लिया जाता है जो मौलिक अधिकार और डीएसपीएस, जो क्या है डीपीएसपी, मतलब नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वाला चीज है, उससे और फंडामेंटल राइट्स के बीच में अक्सर रिलेटेड होते हैं सवाल और काफी क्लोज क्वेश्चन भी बन जाते हैं। किस प्रकार बनेंगे वो हम लोग आगे जैसे डीपीएसपी जो आएंगे तो दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। ये अमेरिकी संविधान का मेन सोर्स था। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब बात आ जाती है कि जो संविधान का भाग 3 है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या है?
ये भारत का मैग्ना कार्टा मतलब संविधान की भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में क्या है संबोधित किया जाता है या संज्ञा दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैग्ना कार्टा का मैं बता दूं दोस्तों, ये इंग्लैंड का एक प्रकार से इंग्लैंड द्वारा बनाया गया एक पत्र कह सकते हैं जिसमें अधिकारों से संबंधित बात की गई हो। डिटेल में आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को रिलेटिवली बता देता हूं। ये क्या है, मैग्ना कार्टा होता क्या है? ये एक प्रकार से अधिकारों का एक पत्र होता है, समझ रहे ना, सम्मिलित अधिकारों का एक प्रकार का पत्र है। ये इंग्लैंड से रिलेटेड था क्योंकि उस वहां पर इस प्रकार की संज्ञा पहले से दी गई है, तो ये उसी बेस पर भारत भाग 3 को संविधान का मतलब अधिकारों का एक प्रपत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूछ ले संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जा सकता है, तो आप लोग मौलिक अधिकार अगर ऑप्शन में हो तो मौलिक अधिकार यूज करें, नहीं तो अगर पूछा जाए कि भाग 3 में, तो भाग 3 को भी हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में संज्ञा दी जाती है। ये अधिकारों का समूह है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो क्या है, अधिकारों का समूह है जहां पर आपके व्यक्तिगत अधिकार से लगाकर आप व्यक्तिगत अधिकारों में शोषण के किस प्रकार से रुक हैं, सभी प्रकार की स्वतंत्रता से रिलेटेड आप अपने जो जीवन में किसी भी प्रकार के अधिकार होने चाहिए जीवन जीने के लिए, वो सारी इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है जिससे हम लोग अभी आगे प्रोसेस के माध्यम से गुजरने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई संविधान भाग के 3 को, ठीक है। ये तो बात हो गई जनरल। अब बात आ जाती है जो मौलिक अधिकार है क्या, ये एक प्रकार से अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो इनको क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति के लिए, मतलब एक तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र के विकास में ये सहायक के रूप में काम करते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, मैंने पूरा डिटेल लेवल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात आ जाती है, अभी हम लोग जानेंगे 12 से 35 में कौन कौन से उसको जानेंगे, फिर आने वाले वीडियो में एक एक की सर्जरी करते हुए आगे चलेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट चीज छूटे नहीं। तो अब क्या कह रहा है ये, इसमें हम लोग देखेंगे विशेषताओं को थोड़ा डिफाइन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके मौलिक अधिकार की विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या कहती है, इसमें कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस शब्द का आप एक लाइन में थोड़ा समझना मुश्किल है, फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूं। ये क्या कह रहा है, इसमें कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए, मतलब ये कह रहा है जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक, इसमें कुछ जो मौलिक अधिकार हैं केवल किनके हैं, केवल नागरिकों को उपलब्ध है, ना कि विदेशी नागरिकों के लिए। कुछ तो स्पेशली भारतीय नागरिकों के लिए बने हुए हैं, क्योंकि नागरिक तो विदेशी भी है, हम लोगों ने सिटीजनशिप में पढ़ा है, तो उनके अधिकारों में कहीं ना कहीं कटौती की गई है। लेकिन जो कुछ सिर्फ किनके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। आगे इससे रिलेटेड और बात आ जाएगी, फिर भी मैं बता दूं 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो आर्टिकल है ये क्या है, इन आर्टिकल में जो भी प्रावधान है, क्या प्रावधान है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहां से ज्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय जैसे ये आएंगे उसको और अच्छे तरीके से समझ में। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 20 नहीं है, ध्यान रखना आप लोगों को, केवल 5 है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना आर्टिकल 20 नहीं है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30। जो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित बात हो रही है वो आर्टिकल 29, 30 हो गया। जो 19 क्या बात करता है, स्वतंत्रता से संबंधित, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, तो वो ये बात करता है आर्टिकल 19। इसके अलावा केवल धर्म मूल वंश जाति और केवल धर्म मूल वंश जाति और निवास स्थान का भी प्रावधान करता है, लोक नियोजन का कह सकते हैं आप लोग। तो ये जो इसमें प्रावधान किए गए इसको और हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान रखना है जो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मतलब विदेशी लोगों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो 5 है मौलिक अधिकार,
जो कि विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल भारतीय मूल के नागरिकों के लिए। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि भाई किस प्रकार दोनों में डिफरेंस क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी उपलब्ध है और विदेशी नागरिकों के लिए क्या उपलब्ध है, उसके बारे में थोड़ा समझने में इजी बना देते हैं। क्लियर हो गया? तो आराम से ये आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। ये क्या कह रहे हैं? असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है, असीमित है। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया प्रोसेस कानूनी नहीं हो सकता, मतलब असीमित। तो ये कहना चाहता है जो मौलिक अधिकार है वो असीमित ना होकर राज्य द्वारा अगर किसी भी प्रकार की उल्लंघन प्रक्रिया होती है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया द्वारा। अगर मान लो कि भाई असीमित का यहां से मतलब निकलता है कि भाई कुछ ऐसी उल्लंघन की परिस्थिति आ जाती है किसी भी मामले में, तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्यों द्वारा किसी विधिक प्रक्रिया द्वारा। कानूनी प्रक्रिया में अगर ये साबित हो जाता है तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ रहे ना? तो मौलिक अधिकार है जो असीमित ना होकर सीमित है। सीमित शब्द इसके लिए यूज किया जा सकता है। असीमित नहीं है तो उसका विपरीत क्या होगा? सीमित है। क्लियर है? तो आराम से ये समझ में आ गया होगा। समझने का एक लाइन में है जरूर, बट आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। आगे देखिए, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो कि विदेशियों के लिए नहीं है। इसका जो एक्सप्लेन मतलब में बताया था वो यही वापिस आ रहा है। समझ रहे ना? तो इसका मतलब में जो निकल रहा है वही है। इसमें क्या कह रहा है? केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये जो आर्टिकल है ये केवल किसके लिए है? ये केवल है जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। समझ गए ना आप लोग? तो ये आप लोग आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नया पॉइंट देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले। ये कहना चाहता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में अगर 12 से 35 तक जाएंगे तो आप लोगों को कुछ अधिकार है जो ऐसे प्रतिबंधित लगेंगे जो कि नकारात्मक श्रेणी को दर्शाते हैं, मतलब उस पर किसी न किसी माध्यम से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और कुछ ऐसे अधिकार देंगे जिस पर प्रतिबंध नहीं होगा, मतलब उसमें स्वतंत्र होगा। तो ये कहना चाहता है कि भाई मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के रूप में आप लोग समझ सकते हैं 12 से 35 के बीच में आप लोगों को कुछ जो अधिकार होंगे जो प्रतिबंधित होंगे जो कि नकारात्मक श्रेणी को दर्शाते हैं, और कुछ होंगे प्रतिबंधित नहीं होंगे या सकारात्मक श्रेणी के होंगे जो मतलब नॉर्मल वे में होंगे। समझ? अच्छे कार्यों को दिखाते हैं वो क्या है? सकारात्मक। और जो नेगेटिव या प्रतिबंधित रूप में दिखाते हैं या सीमित मात्रा में दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वो क्या है? वो नकारात्मक प्रवृत्ति के। तो ये आप आराम से क्लियर हो गया होगा। सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति वाले दोनों प्रकार की विशेषताओं का कॉम्बिनेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कहीं सकारात्मक मिलेगा और कहीं नकारात्मक। और जब हम लोग एक एक जैसे ही 12 से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, आज के वीडियो हम लोग यही जानेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं, किसमें कौन सा है, वो सारा पढ़ेंगे। फिर अगले स्टेप में हम लोग एक एक करके सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है ये न्यायोचित है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, आप कानूनी प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया हो, ये मान सकते हैं। इसके द्वारा उल्लंघन की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे ना? अगर आपके मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से हनन होता है या किसी भी प्रकार का शोषण किया जाता है तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जाकर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये किसके लिए? ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। आपको सीधे स्वतंत्रता दी जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जाओ या ऑर्डिनेट न्यायालय में जाओ, नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जरूरी नहीं होगा आप लोग हाई कोर्ट ही जाएं। आगे देखिए ये क्या कह रहा है? इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इस गारंटी शब्द पर ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या एग्जाम में करता है? कंफ्यूजन। ठीक है ना? ये कंफ्यूजन जैसे अपन लोगों को ऑलमोस्ट यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि भाई कुछ हार्ड लैंग्वेज वाला मिलेगा, अगर इसको ढंग से पढ़ लिया
जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 बार ढंग से पढ़ लिया है तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन कई कबार एक साइकोलॉजिकल रहता है कि हार्ड लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो एक प्रकार से ये क्या गारंटी, अब थोड़ा गारंटी शब्द थोड़ा हार्ड हो जाता है कि भाई गारंटी तो आज के समय किसी की नहीं होती, नॉर्मली वारंटी होती है किसी भी चीज की हो तो ये क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये कहना चाहता है कि अगर आप लोगों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो आप लोग है बिना सोचे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय के पास नहीं भी जाओगे तब भी चलेगा। आप लोगों को ये अधिकार देता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, अगर मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ भी हनन होता है तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए और उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आराम से इसमें गारंटी और सुरक्षा दी गई है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, हुआ तो हम देख लेंगे, मतलब आप हमारे पास आ सकते हो। क्लियर है, तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि ये स्थायी नहीं है। अब ये थोड़ा इसमें एक शब्द में समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये स्थायी नहीं है का मतलब ये हो गया कि इसमें संसद द्वारा या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास एक ऑप्शन होता है कि इसमें संशोधन कर सके, या मतलब ये कह सकते हैं कि संसद इसमें कुछ अधिकारों को हटा भी सकती है और कुछ बढ़ा सकती है। अब ये कहना चाहता है कि भाई जो हटाने और बढ़ाने का काम तो कर लोगे, इसके लिए आपको संवैधानिक संशोधन मतलब 368 के तहत प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही इसे संशोधित किया जा सकता है। वो भी किस स्थिति में, मौलिक अधिकारों का मतलब मूल भाग है, जो मौलिक अधिकारों का क्या है, जो मूल भाव है उसको बिना छेड़छाड़ किए, मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद को यह अधिकार देता है या संविधान ये कहता है कि जो किसमें बता रखा है, जो 368 के अंतर्गत आप लोग पहली बात तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर रहे हैं, तो आपके पास 368 के अकॉर्डिंग ही जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग शायद 11वां चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाए, संसद के द्वारा बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो उस स्थिति में 368 का इस्तेमाल किया जाएगा, न कि साधारण बहुमत का। ध्यान रखना, क्योंकि साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, जो विशेष बहुमत के साथ राज्य विधानमंडल की परमिशन के माध्यम से, तो वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में जब हम लोग संवैधानिक संशोधन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब भी इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, जो 368 के तहत ही मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, केवल जो मूल भाव है, जो मूल भाग है संविधान का, उसमें बिना छेड़छाड़ किए ही आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं या प्रतिबंध लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये स्थायी नहीं है इसका पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई इसका कहना क्या चाहता है। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं आराम से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित। अब ये भी एक बार में सही थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपातकाल वाले जब हम लोग पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय आपातकाल मान लो लग जाता है, तो उस स्थिति में ये कहना चाहता है कि जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 20 और 21 है, इसको छोड़कर ये कह सकते हैं आर्टिकल 9 में जो स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रखी है, उस पर क्या है, उस पर तो उसे निलंबित किया जा सकता है, लेकिन बचेगा कौन सा, आर्टिकल 20 और 21 है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे। इसे जैसे हम लोग 352 आर्टिकल में आप लोगों को पता है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंधित बात की गई है। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे, आपातकाल के किसी भी प्रकार के राज्य हो, राष्ट्रीय हो या वित्तीय आपातकाल हो, इन तीनों को जब समझेंगे तो तीनों को डिफरेंस के रूप में समझेंगे, ताकि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक दो पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं, जैसे अर्धसैनिक बल या सैनिक गतिविधियों के माध्यम से भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाए, मतलब अर्धसैनिकों के लिए, सिपाहियों के लिए जो आर्टिकल 34 ये प्रावधान करता है, तो उन लोगों पर भी कुछ मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके अलावा 5 में भी जो 365 में संसद और कुछ भी प्रतिबंधित प्रावधान कर सकती है,
वो परिस्थितियां और पोस्ट के हिसाब से है, ठीक है ना। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 34 है, 35 पे हम लोग पूरा 12 से 35 तक जाएंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन से अधिकार हैं, उनको देख लेते हैं आज के वीडियो के एंड तक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके पूरा डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। एक मिनट। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो 12 से किससे 12 से 35 आर्टिकल के बीच में कौन कौन से उनके बारे में एक एक हम लोग थोड़ा जो मेन कॉमन है उसको लिख लेंगे, बाकी को हम लोग बोल के समझेंगे, फिर हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियो में उसे डिटेल लेवल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जो आर्टिकल में सबसे पहला मौलिक अधिकार, सबसे पहले मैं बता दूं 12 और 13 आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, जिसमें राज्य की परिभाषा हो गया, न्यायिक पुनर्लोकन। ये क्या है, 12 में ये प्रावधान किया कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या है, जब हम लोग कल से 12, 13, 14 से 35 तक जाएंगे तो कल हम लोग कुछ आर्टिकल लेंगे, परसों अलग लेंगे और उससे आगे दिन जब तक कंप्लीट होगा। और इसमें न्यायिक पुनर्लोकन की बात की गई है, क्या न्यायिक पुनर्लोकन की, ठीक है ना। तो 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में न्यायिक पुनर्लोकन की। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई आगे क्या कह रहा है, जब हम लोग इसको कंबाइंड रूप में देख रहे हैं, समता का अधिकार, समता का अधिकार, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में न्यायिक पुनर्लोकन की बात कर ली, और 14 से मतलब 14 से 18 तक जो अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान है वो समानता या समता के अधिकार को बताता है। क्या भाई ये जो इसमें फंडामेंटल राइट्स के दे रखे हैं, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से, जिसमें विधि की समानता, धर्म मूल केवल धर्म मूल जाति, लोक नियोजन, अस्पृश्यता और उपाधियों की अंत। ये क्या कह रहा है, अगर मैं 14 की अगर बैक टू बैक बात करूं तो 14 में क्या है, विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये क्या कह रहा है, 14 में कौन सा है, विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण। हम लोग जब एक एक पढ़ेंगे तो और पूरा डिटेल में लिख के समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान दें। और 15 में क्या बता रहा है, 15 में कह रहा है कि केवल धर्म मूल व जाति के स्थान आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद लोक नियोजन के मतलब लोक नियोजन के अवसर का समानता, और इसके बाद अस्पृश्यता, अस्पृश्यता भेदभाव, छुआछूत प्रकार की भेदभाव है, 17 में वो आ गया। और 18 में क्या आया, 18 में कह रहा है उपाधियों का अंत होगा, मतलब स्कूली शिक्षा से शिक्षण संस्था से संबंधित उपाधियों के अलावा सभी प्रकार की उपाधियां प्रतिबंधित है, मतलब उपाधियां नहीं लगाई जा सकती नाम के आगे। तो ये हो गया समानता का अधिकार, जिसमें 14 से 18 तक हम लोगों ने समझ लिया। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार बता दूं आप लोगों को 19 से 22 तक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार बता रखा है, आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसमें 19, 20 कौन कौन से है, 19, 20, 21, 22 में, जिसके हम लोग वाक और अभिव्यक्ति है, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, जीवन जीने के अधिकार से माध्यम से, नियोजन प्रक्रिया के अधिकार से संबंधित। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, 12, 13 हो गया, 14 से 18 समानता, 19 से 21 आर्टिकल में बता रखा है। इसको जब डिटेल में जानेंगे तो एक एक की पूरी सर्जरी करेंगे, जिस प्रकार मेडिकल में होती है ना उसी प्रकार। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, 19 से 22 तक हो गया। आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार। अब ये बात आ जाती है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई आर्टिकल 23 और 24 में,
ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध। और 24 में बच्चों के कारखानों में कार्य करने की जो प्रतिबंधित टाइम है उसको हम लोग भी डिटेल में जानेंगे। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, समानता 14 से 18 तक आर्टिकल में, 19 से 22 तक हो गया स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24 के बीच में, ठीक है ना। अब बात आ जाती है इसके आगे, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता ये क्या है? ये भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी कह रहे हैं कि भाई आप किसी धर्म को मानते हो, किसी धर्म विशेष पर कर से संबंधित, किसी धर्म के लिए विशेष प्रावधान, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, तो ये जो प्रावधान किए गए ये सारे के सारे 25 से 28 के बीच में, जो आर्टिकल 25 से 28 तक किसका प्रावधान किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे जो भी समझो मैं, फिर हम लोग आगे एक एक को लेके चलते हुए चलेंगे और एग्जाम में किस प्रकार सवाल बनेंगे ये भी साथ जानते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई धर्म की स्वतंत्रता। आगे क्या बात हो रही है? आगे बह रही है संस्कृति, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण संबंधित, संस्कृति और शिक्षा से संरक्षण संबंधित अधिकार की बात आती है तो वो आर्टिकल 29 और 30 में हो रही है प्रावधान। अभी भी हम लोग दूर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हैं वो क्या है? 29 से 30। और अब आगे बात आ जाती है संस्कृति से संबंधित 29 और शैक्षणिक संस्थाओं संबंधी धार्मिक आधार पर, मतलब या जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड हो गए, माइनॉरिटी से रिलेटेड हो, उनके लिए 30 में शिक्षण संस्था। और इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। आगे आगे एक चीज आ जाती है संवैधानिक उपबंध का अधिकार। इसको हटाकर पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और आगे आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में प्रावधान किया गया था, लेकिन कौन से 44वें संविधान संशोधन में इसे संपत्ति के, जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको हटाकर आर्टिकल 300A में इसे विधिक अधिकार बना दिया। अब आप लोग इस मौलिक अधिकार की श्रेणी में इसे नहीं रखा जाता है, मूल रूप से जरूर था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब हटाकर इसे 300 जो आर्टिकल है उसके एक भाग में विधिक अधिकार के रूप में प्रावधानित कर दिया है। अब आप लोग इसके उल्लंघन प्रक्रिया में विधिक रूप से, मतलब आप लोग इसे रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, संरक्षण लिया जा सकता है, लेकिन एज ए मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया, इसको हटा देना है आप लोगों को। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब ये कह रहा है संवैधानिक उपचारों का, अगर आप लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का, तो आप लोगों में इसमें न्यायिक प्रक्रिया हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार पर्चा हो गया। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 32 में, ठीक है ना। तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। 33, 34 और 35 ये संसद की और जो मार्शल लॉ के बारे में इससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को जब हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो मेन थे वो है कितने? 6 मौलिक अधिकार। इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता 25, 28 तक, और शिक्षा और संस्कृति से संबंधित बात हो रही है 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो 32 में इससे प्रावधान किया गया हो। तो संविधान का परिचय पत्र कहो या कुछ भी कहो, वो आप लोगों को आराम से हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो नंबर नहीं हो, इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार कर सके। थैंक यू दोस्तों।